हेलो गाइस, आई एम मीना। निशा मैम ने मुझे कई बार रिक्वेस्ट की है, कई बार बोला है कि आप कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। तो मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, बट आज मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ आपको कंप्यूटर का ओवरव्यू देने के लिए। तो देखो बच्चों, अभी तक 5 बार कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो चुका है। 2015 ऑनवर्ड्स ये चल रहा है, ठीक है। 5 साल में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं, वो टॉपिक्स मैं ट्राई करूँगी आज कुछ कवर करने के, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम बहुत अच्छा वैसे पीके सिन्हा बुक में दिया हुआ है, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में करवाऊंगी। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम से 2, 3, 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं नंबर सिस्टम से, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके बाद हम करेंगे लेयर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क की जो लेयर्स हैं, OSI मॉडल की जो बेसिक 7 लेयर्स हैं, उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, या फिर वो या तो वो मैच द कॉलम से आ जाता है या डायरेक्ट भी आ जाता है कि किस लेयर की क्या फंक्शनिंग है, क्या यूज होता है उसमें से। नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस से DBMS का जो ये टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। कैंडिडेट की पे या कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है, इसमें से टॉपिक में से आता है। इसके बाद है हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में से है। इसमें से जनरली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आ जाते हैं हमारे। उसके बाद हमारी वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट में से पेज फॉल्ट वगैरह जो फाइंड आउट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुआ, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में से ये टॉपिक आ जाता है। इसके बाद हमारे डेटा स्ट्रक्चर में से क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, और हमारे ये प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ये फाइंड आउट करने हो हमें, तो ये भी आते हैं हमारे पेपर में जनरली। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत ही सिंपल टॉपिक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे गेट्स, एडर्स, बुलियन अलजेब्रा, ये सब हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आता है। और पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। हमारी लैंग्वेजेस हैं C++। देखो ऐसे तो कंप्यूटर का बहुत वास्ट सिलेबस है, बट जो कॉमन टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं हम। नंबर 1 नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले कन्वर्जन्स करते हैं। कन्वर्जन्स आती हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस सिस्टम। डेसिमल टू ठीक है भाई, हमें डेसिमल से किसी भी और बेस सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, हमें सपोज 58 है, हमें गिवन है, और इसको हमें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू अनदर बेस, डेसिमल टू अनदर बेस करना है हमें। तो हमें डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्जन करनी है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, 58.68 ले लेते हैं, हम डेसिमल पार्ट भी ले लेते हैं। तो इसका पहले हम होल नंबर वाला पार्ट लेंगे, 58 होल नंबर पार्ट लेंगे 58 को हम जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है उससे हम डिवाइड करेंगे। 2 से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 बेस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर क्या रह गया 0। रिमाइंडर को हम यहां लिखते जाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर को हम यहां लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर रह गया 1 हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम करेंगे 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 0, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका अब हमारा आंसर हो गया, और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा ये बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 1 1 0 1 0, ठीक है। ये तो हमारा हो गया होल नंबर पार्ट के लिए। अब हम फ्रैक्शनल जो पार्ट है, डेसिमल नंबर वाला पार्ट है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। 0.68 है इंटू 2, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 0.68 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.36, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना है,
0.36 इंटू 2 अगेन हमारा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 0.72। ठीक है, फिर से हम इसका जो डेसिमल पार्ट है लास्ट वाला वो ले लेंगे, फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 4 और 14। अगेन आगे वाला पार्ट हम ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। ठीक है, 0.44 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 0.88। इस तरह से हम करते जाएंगे जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, और अगर 0 नहीं आया तो मैक्सिमम हम 4 तक ले लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम इनको राइट करेंगे डेसिमल एज इट इज लगा के। सबसे पहले यहाँ हमें स्टार्टिंग से नोट करना है, इसमें हमें बैक से ऐसे चलना था बट इसमें हमें ऐसे चलना है, राइट। 1 0 1 0। ओके, ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो इसका आंसर क्या बना हमारा 1110.1010। ठीक है, ये हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू अनदर बेस सिस्टम। अगर हमारा एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं डेसिमल टू, ये सबने नोट कर लिया भाई। इसके बाद हम करते हैं एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं डेसिमल टू। सपोज हमने करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम। सपोज सेकेंड हम ले लेंगे 96 पॉइंट में भी ऐसे ही करना है, बस इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है। सपोज 02 ले लेते हैं, ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है। डेसिमल टू ऑक्टल करना है हमें सपोज। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसमें हम 96 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या रह गया हमारा 0। इसके बाद हमारा आ जाएगा अगेन 8 1 ज़ा 8। अब हमारा रिमाइंडर क्या रह गया 8 9 10 11 12, हमारा 4 रिमाइंडर रह गया। तो इसमें भी अगेन हम इसी थ्योरी को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 140। नाउ अगेन द डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.16। अगेन हमारा इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और स्टार्टिंग से फिर से 0.16 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 1.2 128, इस तरह से 0.01, इस तरह से हमारा ये डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस सिस्टम। किसी भी बेस सिस्टम में अगर सपोज ऑक्टल के बजाय यहाँ पे आ जाए 5, हमने 5 उस बेस सिस्टम वाले में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर हमें सपोज हमें हेक्साडेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल का एक और एग्जांपल हम जल्दी से ले लेते हैं। सपोज हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। सपोज 428 को हमने टू द बेस 16 होता है भाई हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है तो 428 को हम 16 से डिवाइड कर लेंगे। ये बन जाएगा हमारा 26 और यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा हमारा 12। अगेन 16 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा रह जाएगा 10। अब क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, इससे पहले आपको ना एक टेबल लर्न कर लेनी चाहिए। एक टेबल इजी है वो टेबल मैं आपको पहले करवा देती हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू द बेस 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आफ्टर दैट हम कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, देन 0 0, पहले 1 0 1 1 1, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर से 2 1, फिर से 2 0 और फिर से 2 1। ठीक है, अगेन यहाँ हमने ले लिया टू द बेस 10 डेसिमल। ये है बाइनरी, इसका बेस होता है हमारा 2। फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं ऑक्टल और फिर हम कर लेते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है भाई,
ऑक्टल, और यहाँ हम कर लेते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऑक्टल का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस होता है हमारा 16। ठीक है, ऑक्टल में भी हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर लेंगे 0 1 2 3 डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। और हेक्साडेसिमल में भी हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट 0 1 2 3। बट ये मैंने क्यों बताया आपको, 8 9 के बाद जो 10 होता है हेक्साडेसिमल में, वो क्या होता है, A। ऐसे स्टार्ट हो जाता है A B C D। ठीक है, इस तरह से हेक्साडेसिमल में हम 10 को राइट करते हैं A, 11 को B, 12 को C। इस तरह से हमने राइट करना है। अब यहाँ पे जो 12 है वो किसके इक्वल है, हमारा 12 इज इक्वल टू C। ठीक है, और 10 हमारा किसके इक्वल है, 10 हमारा इक्वल है A के। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमने ऐसे लिखना है 1, इस तरह से चलेंगे हम, AC टू द बेस 16। ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, दिस इज हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये हम कंप्लीट कर लेते हैं टेबल। अगेन ये आ गया 12, देन 2 के बाद 4 0 4 1, फिर 4 0 4 1। ठीक है, और इसका करने का बाइनरी कन्वर्जन का एक और तरीका है, 2 रेज्ड पावर 0 1 हो जाएगा। 2 रेज्ड पावर 0 1 होता है। इसको अगर हम करें, ये वाला 4 8 4 2 1 वाली टेक्निक जो होती है, ये होता है 2 रेज्ड पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1, 2 रेज्ड पावर 1, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2, 2 रेज्ड पावर 2, इसकी वैल्यू होती है हमारी 4, 2 रेज्ड पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, इसकी वैल्यू होती है हमारी 8। ये भी कर सकते हैं हम। सपोज हमने 7 का फाइंड आउट करना है, तो 7 का कैसे होगा, 2 रेज्ड पावर 0 1, 0 क्या हो गया 1, फिर 2 रेज्ड पावर 2 क्या हो गया 4, फिर से 2 रेज्ड पावर 3 क्या हो गया 8। ये हमारा कन्वर्जन हो गई। ठीक है, इस तरह से भी हम 2 4 4 2 8, 2 रेज़ पावर 1 प्लस 2 रेज़ पावर 2, ऐसे था भाई वो। ठीक है, 2 रेज़ पावर 0 1 हो गया, 2 रेज़ पावर 1 2 हो गया, 2 रेज़ पावर 2 4 4 5 6 7। ये हमारा आंसर 7 के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरह से भी जिसको ये टेक्निक इजी लगती है 4 to 1, वो ये वाली कर सकता है। और ये तो बस मैंने आपको A B C D ये वैल्यूज हेक्साडेसिमल की समझाने के लिए ये टेबल ड्रॉ किया है। ठीक है, सबको ये टेबल आ गई है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये हमने किया था अभी तक डेसिमल टू अनदर बेस सिस्टम। अब हम करेंगे इसके बाद किसी भी और बेस से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो। फ्रॉम अनदर बेस सिस्टम टू डेसिमल। टू डेसिमल। ठीक है, अगर हमने ये करना है तो किसी भी और बेस से डेसिमल सिस्टम में हमने आना है तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे 1 1, ठीक है, 0 1 पॉइंट, इसमें भी हम फ्रैक्शनल पार्ट वाला ले लेंगे। ठीक है, 0.11, ठीक है, 1 1 0 1 0 2 1 1। ये बाइनरी टू हमने कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, इसको हमने करना है भाई, सेकंड हमारा आ जाता है इसके बाद
एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी भी बेस सिस्टम का टू द बेस 5 करना है, ये भी हम फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, डेसिमल में। किसी भी और बेस से, देखो यहाँ पे बाइनरी है, यहाँ पे टू द बेस 5 है, इन सबको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, ठीक है। हेक्साडेसिमल वाला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू डेसिमल अगेन, ठीक है। इसको हमने अगर कन्वर्ट करना है तो हम ये कैसे करेंगे, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमने क्या करना है, देखो भाई बाइनरी से है तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 रेज्ड पावर, यहां से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, डेसिमल है ना जहां से, डेसिमल के इधर से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम ये वाला 0 लेंगे, 0 इंटू 2 रेज्ड पावर 0 प्लस 0 के बाद क्या है 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 1 प्लस उसके बाद क्या है 0 इंटू 2 रेज्ड पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन 0.11। तो यहां पे भी हम प्लस लगाएंगे। अब जो हमने ये करना है ये हमने इधर से करना है, ठीक है। और डेसिमल के बाद हम क्या लेंगे, 1 इंटू 2 रेज्ड पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 रेज्ड पावर -2, इस तरह से करेंगे। तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, फिर ये सब आप कैलकुलेट कर लेना, दिस इज वेरी इजी, 26.75 टू द बेस 10। ये आप कैलकुलेशंस खुद कर लेना, ठीक है। बस मैं आपको वे बता रही हूँ कैसे करना है। इसके बाद अगर हमारा टू द बेस 5 है, इसको भी हमने डेसिमल कन्वर्ट करना, कोई भी बेस दे रखा है उसको हमने डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बाइनरी था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था 2 की पावर से, यहाँ पे हम 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे देखिए, 1 इंटू 5 रेज्ड पावर 0 प्लस, इसमें भी हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, चलो फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। 2 इंटू 5 रेज्ड पावर प्लस 0 इंटू 5 रेज्ड पावर 2 प्लस 4 इंटू 5 रेज्ड पावर 3। अब डेसिमल है तो उसके बाद वाली उधर वाली नेगेटिव पावर्स वाली वैल्यू ले लेंगे हम, तो यहाँ पे है प्लस 2 इंटू 5 रेज्ड पावर -1, ठीक है। ये हम इस तरह से कर लेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 511 पॉइंट, कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना, टू द बेस हम कर रहे हैं डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। ये हमारा हो गया टू द बेस 5 से टू द बेस 10 डेसिमल। अब एक हेक्साडेसिमल का कर लेते हैं। अब मैंने जैसे आपको टेबल अभी ड्रॉ करवाया था तो उसमें a की वैल्यू क्या थी 10, b की वैल्यू है 11, तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 इंटू, इसमें भी हम ऐसे ही चलेंगे इधर से, 16 रेज्ड पावर प्लस 6 इंटू 16 रेज्ड पावर प्लस 5 इंटू 16 रेज्ड पावर प्लस f की क्या होगा, a b c d e f, ये हमारा था 10 के इक्वल, ये 11, ये 12, 13, 14 और 15, ये 15 के इक्वल था हमारा f। तो हम क्या करेंगे, f की जगह हम लगाएंगे 15 इंटू 16 रेज पावर 0, 5 इंटू 16 रेज पावर 1, 16 रेज पावर 2, 16 रेज पावर 3, ठीक है। ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशंस करके आ जाएगा 46687 टू द बेस 10। ये हमारा हो गया भाई हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। किसी भी अदर बेस से डेसिमल में हमने कैसे करना है, मल्टीप्लाई। पिछला क्या था, फर्स्ट हमारा जो टाइप था वो क्या थी, फर्स्ट टाइप थी हमारी, किसी भी डेसिमल से किसी और बेस में करना है तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे होल नंबर पार्ट को, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, अनदर बेस से डेसिमल में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी उसी बेस की पावर्स से, ठीक है।
इस तरफ हम डेसिमल से इधर हम 0 से स्टार्ट हो गए, 0 2 रेज पावर 0 2 रेज पावर 1 इस तरह से जाएंगे, और डेसिमल से उधर 2 रेज पावर -1 2 रेज पावर -2 2 रेज पावर -3 इस तरह से जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई आपको। थर्ड हम करते हैं इसके बाद कन्वर्जन, फिर कन्वर्जन फ्रॉम अनदर बेस टू डेसिमल हो गया। इसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम बेस अदर देन 10। अब जरूरी नहीं है कि 10 की उसमें ही आए, फ्रॉम बेस अदर देन 10, जिसका बेस 10 के अलावा कुछ और हो तो हम उसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 कि पहले तो गिवन नंबर को टू द बेस 10 में ले आए। ठीक है, डिवाइड द गिवन नंबर, जो भी है डिवाइड द गिवन टर्म, और उसको हम किस में कर देंगे, टू द बेस 10 में ले आएंगे। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूं, टू द बेस 10। और फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू द बेस 10। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे टू द बेस 10 में। ठीक है, अब बेस 10 से अभी मैंने बताई दी थी, बेस 10 से किसी और नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इजीली कर लेंगे। फिर तो हम स्टेप 2 तो इजीली कर सकते हैं, फ्रॉम बेस 10 टू एनी अदर बेस सिस्टम। ठीक है, वो हम डिवाइड करके कर लेंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले हमने सपोज फर्स्ट एग्जांपल 545 ले लिया, और इसका बेस है हमारा, सपोज हमारा है, और इस बेस में हमने कन्वर्ट, अब 10 किसी में से नहीं है बेस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टू द बेस 6 को हम 10 वाले बेस में कन्वर्ट करेंगे। 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किया था, अभी किया था जो, तो सबसे पहले हम करेंगे 5 इंटू, अब जिसका जो इसके यहाँ बेस हो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 रेज पर 0 प्लस 4 इंटू 6 रेज पर 1 प्लस 5 इंटू 6 रेज पर 2, इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये टोटल, हमने कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना, 209 टू द बेस 10। अब टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब टू द बेस 10 से हमने किसी और बेस में कन्वर्ट करना हो, किसी अनदर बेस में, तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। स्टेप 2 है, 209 को हमने टू द बेस 4 में करना है, तो जिसमें करना है उससे डिवाइड कर दो, 4 से कर दो, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, और 1 रह गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, 1 रिमाइंडर रह गया। इसके बाद हमारा फिर से हम 4 से करेंगे, 12 0 1 3 1 0 1, ये हो गया। अगर इससे फर्दर हम करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, 3 यहाँ भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। आंसर विल बी 3 1 0 1 टू द बेस 4, टू द बेस 4। ठीक है, इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हमारा सपोज हमें बाइनरी नंबर दे रखा है, तो द बेस 2 को हमने किसी और बेस में करना है, ऑक्टल में करना है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल पहले कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल के बाद हम डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, सबसे पहले हम बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। बताओ कैसे किया था बाइनरी टू डेसिमल हमने? बाइनरी टू डेसिमल हमने क्या किया था, जो यहाँ पे बेस है 2 बेस है उससे हमने मल्टीप्लाई किया था। 0 इंटू 2 रेज पर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज पर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज पर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज पर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज पर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज पर 5। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया हमारा 46 टू द बेस 10।
ये हमारा डेसिमल हो गया। अब डेसिमल टू हमने करना है ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल के लिए हमने क्या किया था, डिवाइड किया था 46 टू द बेस, जिसमें कन्वर्ट करना है बेस में, उससे डिवाइड करना है। अब हमने टू द बेस 8 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 6 और बस 5 और 6, 56 टू द बेस 8। हमारा आंसर आ गया 56 टू द बेस 8। गॉट इट? ठीक है भाई, ये हो गया था हमारा कन्वर्जन फ्रॉम बेस अदर देन 10। कोई भी बेस हो, यहाँ पे 5 हो 6 हो, कुछ भी बेस हो, उसका सीधा सा तरीका है, आप उस बेस सिस्टम को डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लो, डेसिमल से फिर जिसमें भी हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है उसमें कन्वर्ट कर लो। उस बेस से हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर डेसिमल से फिर से हमने अनदर बेस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये फंडा याद रखना। शॉर्टकट मेथड है इसके बाद एक हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर है, वो सिर्फ हमारे पास शॉर्टकट मेथड हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर के सिस्टम के लिए है, वो और मैं आपको करवा देती हूँ। कन्वर्जन शॉर्टकट मेथड फॉर थर्ड हम कर रहे हैं ये टाइप। मेथड फॉर ऑक्टल पहले कर लेते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, शॉर्टकट मेथड हम बाइनरी टू ऑक्टल पहले कर लेते हैं। तो कोई भी हम बाइनरी सिस्टम का एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया, सपोज इसमें भी हमने 2 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है, सबसे पहले हमने शॉर्टकट मेथड फॉर बाइनरी टू ऑक्टल है, तो पहले तो हमने क्या करना है, बाइनरी नंबर के 3-3 के पेयर बना लेते हैं, 3-3 बिट्स के पेयर बना लेते हैं, और फिर हमने क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हमने उसको कंबाइन करके, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। और सपोज हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं इसका पहले। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 1011110। ठीक है, ये हमारा बाइनरी टू हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, पीछे से हम 3-3 का पेयर बनाएंगे इस तरह से, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, राइट तरफ से हमने, ये राइट साइड होती है भाई, ये लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, हमने राइट तरफ से 3-3 का पेयर बनाना है, क्योंकि लेफ्ट में अगर सपोज यहाँ पे हमारे 2 बिट्स बचते हैं तो हम 0 लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 110, अब 110 उस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या था, और वैसे भी 4 to 8 वाला 4 to 1 वाली अगर टेक्निक आप अप्लाई करो तो ये क्या होता है हमारा फर्स्ट 6। ठीक है, और 101 क्या होता है हमारा, 4 to 1 वाली टेक्निक लगाओ आप, 1 + 4 5, तो ये आंसर क्या बन गया 56 टू द बेस 8। ये देखो कितना ईजी है ये। ठीक है ना, हमें कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड है ये, इसीलिए इसका नाम शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये तो था हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। शॉर्टकट मेथड हमारा बाइनरी टू अनदर बेस सिस्टम भी है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी है, सॉरी। शॉर्टकट मेथड फॉर, मैं यही लिखवा देती हूँ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अगर हमने करना हो। ठीक है भाई, जो हमने बाइनरी टू ऑक्टल किया था उसमें हमने 3-3 बिट का पेयर बनाया था, लेकिन जो हम अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 4-4 बिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4-4 बिट का पेयर बनाएंगे। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया है 11010011। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम 2 हमने करना है इसको हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, टू द बेस 16। तो अब हमने क्या करना है, 4-4 बिट का पेयर बना लेना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट हमारा क्या है, 2 raised पर 0 1,
ये कर लो 16 4 481 8421, तो ये आ जाएगा हमारा 1 + 2 3, और ये हमारा हो जाएगा 1। अगर ये टेक्निक नहीं करनी तो आप चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8421 के अकॉर्डिंग 1 + 4 + 8, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसका आंसर अब 13 हमारा हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल था? 10 था हमारा A के इक्वल, ठीक है। 11 था हमारा B के इक्वल, 12 था हमारा C के इक्वल, और 13 था हमारा D के इक्वल। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा D3 to the base 16, D3 to the base 16, ठीक है भाई, ये आ गया समझ में। और इसी तरह से हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमें सपोज गिवन हो कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, तो सपोज D4 लिखा है टू द बेस 16, अगर क्वेश्चन हमारा ये आ जाए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करो, तो इसका भी रिवर्स टेक्निक हम अप्लाई कर देंगे। D के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? D होता है हमारा 13, और 13 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बिट्स होती हैं 1 1 0 1, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी? ये हो जाएगी 1 प्लस आप चेक कर लेना, अभी हम यही ले लेते हैं 3, ठीक है, 0 0 1 1, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। ऐसे ही हमने जो पिछला किया था बाइनरी टू ऑक्टल में भी हम रिवर्स कर सकते हैं। बाइनरी टू जो ऑक्टल था उसमें भी हमें सपोज इस तरह से गिवन हो कि सपोज कोई भी एग्जांपल हमें गिवन है 5 6 2 8 है, ये हमें गिवन है, तो इसको हमने क्या करना है? ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम डायरेक्ट बिट्स को कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है भाई? 0 1 0। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होता है? 1 1 0, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। ये अगर हमने करना हो तो हम कर देंगे 1 0 1 1 1 0 0 1 0। ये हमारा इस तरह से शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। इसमें हमने कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, ठीक है भाई। अब हो गया आपको क्लियर नंबर सिस्टम। अगर किसी को कुछ नोट करना है तो थोड़ा बहुत आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। हाँ जी भाई, इसके बाद नेक्स्ट अब हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक। कंप्यूटर नेटवर्क का ये थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर नेटवर्क किस लिए यूज़ करते हैं हम? नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, कि डाटा हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कैसे पहुंचाना है, वो उसके लिए हम नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्क यूज़ करते हैं। चाहे हमारा सिस्टम यहाँ पे हो, चाहे हमारा ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे हमारा अमेरिका में हो, हमें ऐसा लगना चाहिए, डाटा इतनी इमीडिएटली ट्रांसफ़र होना चाहिए कि जैसे सिस्टम हमारा बिल्कुल पास में ही रखा है। हमें कोई फील नहीं आनी चाहिए कि हम मेल ऑस्ट्रेलिया सेंड कर रहे हैं या हम मेल अमेरिका सेंड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम डाटा एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अब हमने बेसिक सा लिया है। सबसे पहले प्रोटोकॉल देखते हैं क्या होता है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब हमने डेटा भेजना है, एक मेल है, हमने जीमेल की मेल है, तो हमने अमेरिका में एक सिस्टम की जीमेल की मेल तक पहुंचानी है, तो उसके लिए कुछ उसका आईपी एड्रेस होगा, कुछ पाथ होगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, रूल्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे, जिससे हमारा डेटा ईजिली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जा सकता है। प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बाद टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी क्या होती है? ये एक तरीका होता है, वे होता है जिस तरह से हमारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड, फिजिकली या लॉजिकली कैसे हमारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी हमारी 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें हमारे सिस्टम सारे इस तरह से हैप्पीहैज़र्ड मैनर में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
अब मैश टोपोलॉजी की कई बार हमारी नंबर ऑफ केबल्स पूछ लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा NC2। NC2 यहाँ पे C फॉर कॉम्बिनेशन, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं n इंटू n-1/2 वाला सिस्टम हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर कई बार पेपर में फाइंड आउट करना आ जाता है कि सपोज हमें नंबर ऑफ n-1 नंबर ऑफ नोड्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ नोड्स 10 गिवन है और नंबर ऑफ पोर्ट्स पूछे हमसे वो, तो नंबर ऑफ पोर्ट हमारा हो जाएगा n-1 यानी 10-1 9 पोर्ट्स होंगे उस सिस्टम में। अब जो हमारी मैश टोपोलॉजी होती है, इसको बनाने के लिए बहुत सारी वायर्स की नीड होती है, इसलिए हमारी इसकी कॉस्ट हाई होती है, रिलायबिलिटी हाई होती है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है मैश टोपोलॉजी की, ये हमारी मेंटेनेंस भी इसकी हाई होती है। बहुत सारी वायर्स होंगी तो उनको कनेक्टिविटी के लिए मेंटेनेंस भी हाई होगी। सेकंड आ जाती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। इसमें स्टार की तरह हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं एक हब से, ठीक है, हब या स्विच से हमारे कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है। उसके बाद बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंपल एक लाइन पे जैसे बस होती है, उसमें हमारे बहुत सारे सिस्टम्स एक ही मेन वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, हमारी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये हमारी इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। इससे सारे सिस्टम्स हमारे कनेक्टेड होते हैं, ये यूनिट डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको टोपोलॉजी के बारे में बता दिया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि किसकी रिलायबिलिटी हाई है, किसकी कॉस्ट हाई है। तो देखो जी, हमारी जो ये सबसे पहले मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी की कॉस्ट हाई होती है, रिलायबिलिटी भी हाई होती है। मैश टोपोलॉजी की हमारी रिलायबिलिटी भी हाई होती है, ठीक है। इसको मेंटेनेंस की इसकी प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारी मैश टोपोलॉजी के बाद आती है स्टार टोपोलॉजी। इसकी रिलायबिलिटी लो होती है स्टार टोपोलॉजी की, और कॉस्ट भी लो होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट, और सिक्योरिटी भी लो होती है, ठीक है भाई। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी हमारी आ जाती है। ट्री टोपोलॉजी में ऑलमोस्ट सेम पॉइंट होते हैं स्टार टोपोलॉजी के, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद बस टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, नंबर ऑफ केबल्स होती हैं हमारी कनेक्टेड, n केबल्स तो n सिस्टम जितनी होगी नंबर ऑफ नोड्स के, सपोज 1 2 3 4 5 6 6 प्लस एक केबल जो सबको कनेक्ट कर रही है, तो n+1 इसमें हमारी केबल्स हो जाती हैं, अगर हमें केबल्स फाइंड आउट करने के लिए बोलें तो, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर हमें फाइंड आउट करने को बोले तो n×1 होते हैं इसके अंदर पोर्ट्स। इसकी रिलायबिलिटी सिक्योरिटी दोनों लो होती हैं, क्योंकि अगर हमारी एक भी वायर, ये सेंटर केबल सपोज खराब हो जाती है, तो हमारा डेटा आगे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ऑल सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है एज बस टोपोलॉजी, ठीक है। इसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया, क्योंकि टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद करते हैं OSI मॉडल। ये भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट इसमें से भी 2 क्वेश्चंस तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं पेपर में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स का मेन टॉपिक है OSI मॉडल। OSI मॉडल, अब हमने डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा पहुंचाना है, तो सपोज हमने नेटवर्किंग करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए एक मॉडल डिजाइन हुआ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसकी इन्वेंशन हुई थी 1947, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, इससे आप याद कर सकते हो। दिस कम्स इनटू एप्लीकेशन इन 1947, ठीक है। अब इस मॉडल की कुछ लेयर्स हैं, दीज आर द मैंडेटरी लेयर्स ऑफ दिस मॉडल, OSI मॉडल। एक TCP/IP मॉडल भी आया था। TCP/IP और OSI में क्या डिफरेंस था, TCP/IP जो मॉडल था उसमें हमारी ये टॉप मोस्ट 3 लेयर्स थी, इनको एप्लीकेशन लेयर ही बोलते थे, ठीक है। उसमें डायरेक्ट फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर थी। लेकिन जो हमारा ये OSI मॉडल है, ये हमारा क्या है, इसमें हमारी फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, सेकेंड लेयर है हमारी डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर,
फोर्थ है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है हमारी सेशन लेयर एंड सिक्स्थ है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, सेवंथ लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। इसको लर्न कर लेना अच्छे से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है, विच इज द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, व्हाट कम्स आफ्टर प्रेजेंटेशन लेयर, व्हाट कम्स आफ्टर सेशन लेयर, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर। किसी भी एक लेयर का उठा के वो पूछ लेंगे कि क्या फंक्शनैलिटी है इस लेयर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें, इसको लर्न करने की एक टेक्निक भी है, एक एग्जांपल भी बता रखा है इसमें हमारी फ्रोजन बुक में। प्लीज डू नॉट टच स्टीव पीटर एलिगेटर, P फॉर प्लीज, डू नॉट टच स्टीव पीटर एलिगेटर, डू नॉट टच स्टीव पीटर एलिगेटर, इसके लिए यहाँ पे एलिगेटर, ठीक है। ये भाई इन्होंने इसको लर्न करने के लिए, लेयर्स की सीक्वेंस को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बताई है ये, प्लीज डू नॉट टच स्टीव पीटर एलिगेटर, ठीक है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर करेंगे हमारी। अब इन लेयर्स का हम बेसिकली काम क्या आती हैं ये लेयर्स हमारी सारी लेयर्स हमारी एरर कंट्रोल करना हो हमारे डेटा में। अब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और उसमें बीच में एरर आ जाए तो फिर उस डेटा का भेजने का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए हमारी जो ये लेयर्स हैं ये क्या क्या काम करती हैं, इनके मैंडेटरी फंक्शन क्या हैं हमारे, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि भाई डेटा किस स्पीड से जा रहा है, अब भेज रहे हैं हम अभी और डेटा जा रहा है 3 घंटे बाद, तो उसका भी कोई एडवांटेज नहीं है, वो भी एक तरह से डिफेक्ट है। तो उस डेटा की स्पीड को यानी उसके फ्लो को कंट्रोल भी ये लेयर्स चेक करती हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी हो, रास्ते में जाते जाते डेटा हमारा वीक हो जाता है तो उसको फिर से हम मॉडम लगा के या रिपीटर लगा के या स्विचेस से हम डेटा की अगेन से मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, चेक पॉइंट्स हो गए। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे डेटा, अब हमने यहाँ से डेटा भेजा है और डेटा हमारा दूसरे एंड पे जा रहा है और हमारा डेटा सिक्योर ही नहीं है, बीच में हमारा डेटा का कोई भी हमारा चुरा लेता है, ले लेता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो उसको करने के लिए हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं हम अपने डेटा की। तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ की पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं और वहाँ जाके वो अनलॉक कर देते हैं। रिसीवर एंड सेंडर एंड पे हम क्या करते हैं, कुछ की पॉइंट्स ऐड कर देते हैं अपने डेटा में, ये किस तरह से उस डेटा की लॉकिंग कर देते हैं और रिसीविंग एंड पे वो डेटा वापस से अनलॉक हो जाता है। तो इस तरह से हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी करते हैं। तो हमारे OSI मॉडल की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होगी, मैंडेटरी फंक्शन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ठीक है, और हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हो गया, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, और चेक पॉइंट्स अगर हमें लगाने हैं। चेक पॉइंट्स हम क्यों लगाते हैं भाई, जैसे सपोज हमने डेटा भेजना है तो रास्ते में हमारा 50 MB डेटा हमारा सपोज चला गया, ठीक है, 50 MB के बाद हमारी लाइट चली जाती है सपोज, तो नेक्स्ट से फिर से कंप्यूटर ऑन होएगा, फिर से 1 MB से स्टार्ट ना होके हम 50 के बजाय सपोज हमने 40 के स्लॉट पे चेक पॉइंट्स लगा दिए, तो 40 के बाद 40 तक ऑलरेडी डेटा हमारा सेव होगा, तो हम 41 से दोबारा रीसेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और डेटा हमारा ईजिली सेंड भी हो जाएगा। तो चेक पॉइंट्स भी काम आते हैं। तो ये सारे कामों के लिए हम क्या करते हैं, इन सारी फंक्शंस के लिए हम OSI मॉडल का यूज करते हैं। और इसकी ये हमारी मेन 7 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इसकी हम फर्स्ट लेयर सबसे पहले देखते हैं, फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर क्या होती है भाई, ये हमारी केबल्स और कनेक्टर्स पे काम करती है। डायरेक्ट जो फर्स्ट कनेक्टिविटी होती है वो केबल्स और कनेक्टर्स पे कौन काम करती है, फिजिकल लेयर के अंडर आते हैं। और इसमें हमारी टोपोलॉजी होती है मैश, स्टार, रिंग और बस टोपोलॉजी, ठीक है। हार्डवेयर इसमें हमारा कौन सा यूज होता है, इसमें हमारा रिपीटर और हब यूज होता है। रिपीटर क्या काम करता है भाई, रिपीटर सिंपल सिग्नल को हमारा रीजनरेट कर देता है। सिग्नल जैसे जाते जाते रास्ते में किसी भी हिंड्रेंस की वजह से, मे बी हमारे एनवायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से, मे बी कोई भी बीच में हिंड्रेंस आते हैं, उससे हमारा सिग्नल वीक हो जाता है, तो उसको रिपीटर क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। अब रिपीटर और
एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस होता है, हम रिपीटर ही यूज क्यों करते हैं, हम एम्पलीफायर क्यों नहीं, एम्पलीफायर क्या करता है उसकी रेंज को x की बजाय 2x 3x इस तरह से कर देगा, लेकिन रिपीटर हमारा क्या होगा ओरिजिनल लेंथ के इक्वल कर देगा। सपोज ये x थी हमारी रेंज, x की बजाय जाते जाते ये हाफ x होगी, तो इसको वापस x ही कर देगा, ठीक है। रिपीटर रीजनरेट करता है ओरिजिनल स्ट्रेंथ में, ठीक है। इसी तरह हम हब्स यूज करते हैं। हब्स क्या होता है कनेक्टिविटी के लिए। जब मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी बताई थी तो मैंने बताया था कि सारे सिस्टम किससे कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हमारी फिजिकल लेयर में क्या आता है, हार्डवेयर, रिपीटर और हब। ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है फिजिकल लेयर का, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि हाफ डुप्लेक्स मोड का एचटेट 2016 में आया था ये शायद क्वेश्चन, कि हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल बताओ, तो सिंप्लेक्स मोड का एग्जांपल बताओ, फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल बताओ। तो इसका हमारा एग्जांपल था, हाफ डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल था वॉकी टॉकी, कि एक तरफ से सेंडर एंड पे डेटा हम सेंड कर रहे हैं, उसको रोक के फिर रिसीवर एंड पे डेटा सुना जाता है, तो वो होता है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स दोनों तरफ से हम रिसीवर और सेंडर डेटा को लिसन कर सकता है। तो फिजिकल लेयर का ओवरव्यू हो गया। अब हमारा फिजिकल लेयर में क्या होता है, सबसे पहले केबल्स और कनेक्टर्स होते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी होती है, मैश, स्टार, रिंग, बस, हार्डवेयर होते हैं हमारे, रिपीटर और हब, ट्रांसमिशन मोड होता है हमारा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी सेकेंड लेयर। फिजिकल लेयर के बाद हमारी सेकेंड लेयर आती है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, डेटा कहाँ से आता है, फिजिकल लेयर से आता है डेटा, और किसको जाता है, डेटा लिंक लेयर के पास आता है, फिर उसके बाद किसको जाता है, ये नेटवर्क लेयर को। हमारा क्या है, डेटा फिजिकल लेयर से आके नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर से आके डेटा लिंक लेयर में, और डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर। एक्चुअल में डेटा ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। स्टडी करने के लिए कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से स्टडी करते हैं। डेटा हमारा एक्चुअली क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में डेटा आया, एप्लीकेशन लेयर के पास आया, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, फिर डेटा लिंक लेयर की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिजिकल लेयर पे हमारा केबल्स और कनेक्टर्स में काम करता है। फिर से हमारा एक और सिस्टम इधर से कनेक्टेड होता है दूसरे, ये तो हमारा सेंडर सिस्टम हो गया, ठीक है। ये हमारा रिसीवर सिस्टम हो गया। इधर रिसीवर में हमारा क्या होता है, इधर से फिर ये इसकी फिजिकल लेयर पे जाएगा, ठीक है। फिर ये डेटा लिंक लेयर को ट्रांसफर करेगा, डेटा लिंक लेयर फिर नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर करेगी, नेटवर्क लेयर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को। इस तरह से प्रेजेंटेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर तक हमारा डेटा, ये हमारा सेंडर सिस्टम होता है, ये हमारा रिसीवर सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम करते हैं स्टडी डेटा लिंक लेयर की हमारी मेन फंक्शनैलिटी क्या है। डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी अब हमारी क्या होगी भाई, डेटा लिंक लेयर में सपोज ये एक नेटवर्क है, हमने ये एक दूसरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क हमारा सपोज हमारा स्टार टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, और ये नेटवर्क हमारा सपोज कोई और नेटवर्क है कहीं दूर, ये हमारा बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। तो हमने डेटा भेजना है, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है डेटा लिंक लेयर में, डेटा होप टू होप ट्रेवल करता है, नोड टू नोड। जैसे सपोज हमने इस सिस्टम ए से भेजना है, ठीक है, ये हमारे सिस्टम है, ए से हमने डेटा भेजना है B1 के पास, तो हम कैसे भेजेंगे, A टू R1 जाएगा सबसे पहले डेटा, A टू R1 जाएगा, दिस इज R1 फॉर राउटर, और R1 टू R2 जाएगा। ऐसे डेटा लिंक लेयर पाथ होएगा, और फिर हमारा फाइनली डेटा यहाँ जाके पहुँच जाएगा। इसमें होप टू होप डिलीवरी होती है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई इन विच लेयर देर इज होप टू होप डिलीवरी, इन विच लेयर देर इज नोड टू नोड डिलीवरी, तो हम बोलेंगे डेटा लिंक लेयर में। ये लेयर और क्या करती है, फ्लो कंट्रोल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारा डेटा किस स्पीड से जा रहा है, फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है डेटा किस स्पीड से जा रहा है। एरर कंट्रोल चेक करेगी कि डेटा में हमारे ट्रांसफरिंग में एरर तो नहीं है, और इसमें डेटा हमारा फ्रेम्स की फॉर्म में जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, फ्रेम्स की फॉर्म में जाता है। फ्रेम्स 0101 इस तरह से हमारे बिट्स की फ्रेम्स हो जाती है, फ्रेम्स की फॉर्म में डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, हार्डवेयर कौन सा यूज़ करते हैं भाई, हम इसमें ब्रिजेस यूज़ करते हैं। ब्रिजेस बेसिकली क्या करते हैं, मैक एड्रेस पर काम करते हैं। यहाँ पे मैक एड्रेस
ब्रिजेस हमारे मैक एड्रेस पे काम करते हैं, वो इंटेलिजेंट डिवाइस होती हैं एज कंपेयर टू रिपीटर्स एंड हब्स जो हमने फिजिकल लेयर में किए थे। मैक एड्रेस चेक करने के बाद ये अननेसेसरीली डाटा को आगे ट्रांसफर नहीं करते। इनको पता चल जाता है कि सपोज हमारा डाटा ऐसे जा रहा है, एक हार्डवेयर एक यहाँ पे है, एक हमारा नेटवर्क यहाँ पे है, और मैक एड्रेस से हमें पता चल जाता है कि हमारा डाटा का एड्रेस इसी नेटवर्क के अंदर है या उसको आगे भेजना है, तो वो इंटेलिजेंट डिवाइस होती है एज कंपेयर टू रिपीटर एंड हब्स। इसके बाद हमारी थर्ड लेयर आती है नेटवर्क लेयर। थर्ड लेयर आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या करते हैं भाई हम, नेटवर्क लेयर में भी हमने दो सपोज वो बना लिए हैं, दो नेटवर्क्स बना लिए हैं। इसमें हमारी नेटवर्क लेयर में सिस्टम टू सिस्टम कनेक्टिविटी होती है। सपोज ये किसी भी उससे कनेक्टेड है, हब से कनेक्टेड है, स्टार टोपोलॉजी है, और हमारा डाटा किसी रिमोट एरिया पे दूसरी जगह जा रहा है, और ये सपोज मैश टोपोलॉजी है हमारी। ठीक है भाई, राइट हमारा डाटा यहाँ पे जा रहा है। तो नेटवर्क लेयर में क्या होती है हमारी, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है। नेटवर्क लेयर में हमारी क्या होती है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है। फर्स्ट पॉइंट नेटवर्क लेयर का क्या होता है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। यहाँ पे हमारा नोड टू नोड नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट, सपोज हमने यहाँ से भेजना है यहाँ पे डेटा, तो हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर मतलब जाएगा तो एक्चुअल में डेटा लिंक लेयर के पाथ से। ये सारी लेयर्स भी तो आपस में कनेक्टिविटी है, कनेक्टेड है, बट जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम है वो काम है हमारे नेटवर्क लेयर का। तो इसको हम बोलेंगे होस्ट टू, ये हमारा नेटवर्क लेयर पाथ हो गया। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ बेसिकली कि डेटा लिंक लेयर पाथ में और नेटवर्क लेयर में ये हमारा DLL पाथ था। ठीक है भाई, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है डेटा लिंक लेयर पाथ में और नेटवर्क लेयर पाथ में। इसमें हमारी फर्स्ट तो क्या होता है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है, सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन डिलीवरी होती है। सेकंड हमारा इसमें IP एड्रेस, लॉजिकल IP एड्रेस होता है। ठीक है, इसमें हमारा लॉजिकल IP एड्रेस होता है, नेटवर्क ID और होस्ट ID। ये IP एड्रेस भी मैं आपको करवाऊंगी क्योंकि इन IP एड्रेस से भी क्लासेस से क्वेश्चन आता ही आता है, नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा नेटवर्क लेयर में आता है, राउटिंग। राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, RIP, डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है, DVR, ये सब हमारे होते हैं। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, ये क्या करता है, डाटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट हमारा नेटवर्क लेयर में आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कंजेशन कंट्रोल, टोकन बस, टोकन रिंग, ये सारा पार्ट हमारा नेटवर्क लेयर, कंजेशन कंट्रोल। ठीक है भाई, ये हमारा भी आता है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर के हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। नेटवर्क लेयर में होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है, लॉजिकल IP एड्रेस इसमें हम चेक करते हैं, नेटवर्क ID और होस्ट ID का, राउटिंग एल्गोरिदम हम देखते हैं, RIP डिस्टेंस वेक्टर, फ्रेगमेंटेशन होती है, कंजेशन कंट्रोल। इसका सबसे मेन पॉइंट है राउटिंग। राउटिंग हमारी किस में होएगी, नेटवर्क लेयर में। और डेटा लिंक लेयर का मेन पॉइंट था फ्रेम्स में, डेटा किस फॉर्म में ट्रैवल होगा, फ्रेम्स की फॉर्म में ट्रैवल होएगा। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, उसमें हमारी नोड टू नोड डिलीवरी होएगी। ठीक है, होप टू होप जिसे बोलते हैं, इसमें हमारी होस्ट टू होस्ट, वन मशीन टू सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन, सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन हमारी डिलीवरी होती है डेटा की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेयर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, फोर्थ लेयर हमारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है भाई, फोर्थ लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड डिलीवरी। जैसे हमें सपोज, इसी डायग्राम से मैं आपको बता दूंगी कि पोर्ट 25 को, सपोज यहाँ के पोर्ट 25 को डेटा भेजना है दूसरे सिस्टम के पोर्ट
5 पे, ठीक है। पोर्ट टू पोर्ट पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर भी हमारा इसको पर्टिकुलर हमें सपोज पोर्ट 60 पे डेटा भेजना है, तो पोर्ट टू पोर्ट जो डिलीवरी होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। इसके हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMTP हो गया, जीमेल हो गया, जीमेल, ठीक है भाई। जैसे सपोज हमने अपने सिस्टम के जीमेल से मैंने मेल भेजनी है और कहीं ऑस्ट्रेलिया में मैंने मेल भेजनी है, उस सिस्टम में भी तो उसके सॉफ्टवेयर में जाके जीमेल में ही पहुंचनी चाहिए वो मेल। वहां तक का काम कौन सी लेयर करती है हमारी? विच लेयर डिड? ट्रांसपोर्ट लेयर। वहां तक का काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। नेटवर्क लेयर ने उस सिस्टम तक तो पहुंचा दी, सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर में पोर्ट नंबर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। रिलायबिलिटी चेक करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, हमारी डेटा रिलायबिलिटी हमारी चेक करती है, इन ऑर्डर है या नहीं है, लॉस्ट ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा हमारा जिस सीक्वेंस से हम डेटा भेज रहे हैं उसी सीक्वेंस से डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, दैट इज इन ऑर्डर है या नहीं है, उसमें कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, कोई डेटा लॉस तो नहीं हो रहा, नो लॉस ऑफ डेटा विल बी देयर। ये सब फंक्शनैलिटी कौन देखती है? ये हमारी देखती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद इसके एंड टू एंड डिलीवरी होगी, रिलायबिलिटी हो गया। नेक्स्ट आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का काम कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल। उसके बाद हमारा फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन। उसमें क्या था? हमारा फ्रेगमेंटेशन था। नेटवर्क लेयर में हमारा फ्रेगमेंटेशन था, यहां हमारा डेटा सेगमेंटेशन होती है, ठीक है भाई। इसमें हमारी डेटा सेगमेंटेशन होती है कि डेटा कम्स इन कंटिन्यूअस बिट, टीपी यूडीपी विल कन्वर्ट, टीसीपी आईपी और यूडीपी जो पैकेट्स होते हैं वो डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू सेगमेंट्स आफ्टर एडिंग देयर बिट्स। ये मैंने आपको बताया था कि अपना कुछ बिट्स ऐड कर लेते हैं ताकि डेटा बीच में लॉस्ट ना हो, कोई और हमारा डेटा को हैक ना कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? डेटा सेगमेंटेशन कर देते हैं। उसमें टीसीपी और यूडीपी जो डेटाग्राम पैकेट्स हैं वो अपनी कुछ बिट्स, एडिशनल बिट्स ऐड कर देते हैं और डेटा, जिससे हमारा डेटा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसमें, मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग। होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में। इसके बाद हमारी लास्ट एंड फाइनल लेयर आती है हमारी सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सेशन लेयर यहीं करवा देती हूँ मैं ऊपर, पता नहीं आपको वहां दिखे या नहीं। नेक्स्ट हमारी फोर्थ लेयर आती है सेशन लेयर, फिफ्थ लेयर। सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर का अब हमारा क्या काम होता है? क्रिएटिंग अ सेशन। इसमें मेन हमारा ऑथेंटिकेशन, कि डाटा हमारा ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, ये हमारा मेन काम होता है सेशन लेयर का। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जिसमें हम यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देते हैं, डेटा को सिक्योर करते हैं ताकि उसी पर्टिकुलर यूजर नेम पासवर्ड से हमारा डेटा वहां तक रिसीवर एंड तक पहुंच जाए, ठीक है। उसको हम हाइड कर देते हैं। इसमें भी ऑथराइजेशन में भी हम कुछ सेट ऑफ प्रिविलेजेस दे देते हैं, सेट ऑफ रूल्स दे देते हैं, जिससे हमारा ठीक है। आप ये स्पेलिंग देख लेना, सेट ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेशन रिस्टोरेशन। सेशन अगर हमने रिस्टोर करना है तो वो भी काम सेशन लेयर का होता है, सेशन रिस्टोरेशन, ठीक है। सेशन रिस्टोरेशन होती है, वो भी हमारी सेशन लेयर का काम होता है। वेबिनार सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल, वेबिनार सिंक्रोनाइजेशन,
जिसमें हम फ्लो कंट्रोल वगैरह चेक करते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, सेशन लेयर की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट लास्ट हमारा जाता है, इसके बाद 6th आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी भाई क्या है प्रेजेंटेशन लेयर की, कोड कन्वर्जन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। कोड कन्वर्जन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं क्योंकि एचटेट में क्वेश्चन क्या होता है, कई बार तो 2 बार से तो लास्ट ईयर और लास्ट ईयर तो क्या रहे मैच द कॉलम्स आ जाते हैं। उसमें ना कुछ लेयर्स की फंक्शनैलिटीज लिखी होती हैं और लेयर्स के नेम कि सपोज वो बोल देंगे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस लेयर में आता है, तो आपको किससे मैच करना है, प्रेजेंटेशन लेयर से। या फिर वो बोल देंगे ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट कौन सी लेयर करती है, सेशन लेयर। या वो बोल देंगे फ्रेम्स लिख देंगे तो वो किस में आएगा, हमारा डेटा लिंक लेयर में। वो बोल देंगे पैकेट्स हैं तो पैकेट्स हमारा पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्क लेयर में जाता है। फिर उसके बाद वो लिख देंगे सपोज हमारा हब्स और स्विचेस, हब्स और रिपीटर किस में होते हैं, हमारे फिजिकल लेयर में होते हैं। केबल्स और कनेक्टर्स भी फिजिकल लेयर में होते हैं। तो ये पॉइंट्स सारे आपको रिमेंबर करने होंगे। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और मैचिंग में भी आ जाता है। एवरी ईयर इनमें से लेयर्स में से क्वेश्चन आता ही आता है इनकी फंक्शनैलिटीज में से। एप्लीकेशन लेयर लास्ट लेयर हमारी, एप्लीकेशन लेयर का क्या फंक्शन होता है भाई, एप्लीकेशन लेयर जो हमारी होती है इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन होता है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन लास्ट में फाइनल में हम डेटा जब यूज़र तक पहुंचता है तो वहाँ पे कैसे डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ठीक है, अब हमारी सारी डिटेल में हो गई हैं ये लेयर्स। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है हमारा, केबल्स कनेक्टर्स होते हैं, रिपीटर और हब्स होते हैं इसमें हमारा हार्डवेयर। ठीक है, रिपीटर और हब्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, हमारे स्विचेस आ जाते हैं। ठीक है, स्विचेस पे काम करते हैं। थर्ड हमारी आती है नेटवर्क लेयर में क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं। राउटर्स पे काम करते हैं हम और राउटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा डेटा जाता है 0-1 की बिट्स में। फिजिकल लेयर में क्या होता है, 0-1 की बिट्स में डेटा जाता है। इसमें हमारा डेटा फ्रेम्स में जाता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है। इसमें हमारा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फ्रेम्स पैकेट्स किस किस लेयर में। फिर इसके बाद हमारा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन तो हमारा क्या होता है, इसमें होप टू होप डिलीवरी होती है। सोर्स मशीन टू डेस्टिनेशन मशीन डिलीवरी होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये तीनों लेयर्स क्या है, डेटा तो अब हमारा पहुंच गया है पर्टिकुलर उस डेस्टिनेशन मशीन पे, उस डेटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी वो हमारा लास्ट की 3 लेयर्स करती हैं कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटा की एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कोड कन्वर्जन, फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी डेटा की। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। और इस डेटा लिंक लेयर का भी मेन काम फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल हमारा यहीं से हो जाता है। ठीक है भाई, ये ब्रीफ ओवरव्यू हो गया हमारा लेयर्स का। अब आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हाँ जी भाई, इसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, इससे भी कई बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमारा क्लासेस का टॉपिक है कि हम अपने एड्रेस को किस तरह से डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन करते हैं। हमारी इसमें 5 क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D, क्लास E। ठीक है, इसमें हमारा एक तो ये सेंडर मशीन का एड्रेस होता है, इधर से रिसीवर सिस्टम का एड्रेस होता है। इसमें हमारा नेट आईडी और होस्ट आईडी होता है। फर्स्ट क्लास A की जो रेंज होती है हमारी 0 to 127 होती है। ठीक है, क्लास A हमारी, इसका नेट आईडी है ये 0 और होस्ट आईडी ये लास्ट के 3 हैं क्लास A के लिए। ठीक है, ये नेट आईडी है, इसमें इसका नेट आईडी है ये और ये हमारा होस्ट आईडी है। ठीक है, तो हमारा 0 to 127 रेंज होती है क्लास A की, 128 to 191 होती है हमारी क्लास B की। इसमें हमारा नेट आईडी 128 है। ठीक है, इसमें है 191 और ये होस्ट आईडी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लास C की रेंज 191 के बाद 192 to 233। ये आपको लर्न करने होंगे। इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, जैसे 200 इन विच
क्लास द IP एड्रेस 200.255.255 या कुछ भी लिख देंगे, ये हमारा किस क्लास के अंदर आता है। तो आपको डायरेक्ट बस रेंज देखनी है कि 192 टू 233 के बीच में है, तो ये हमारा IP एड्रेस किस रेंज से है, किस क्लास से है, क्लास C से है हमारा, ठीक है। इसके बाद क्लास D की हमारी रेंज है 224 टू 239, क्लास E की है 240 टू 255। ये आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको होस्ट आईडी को कंप्लीट कर लीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ये याद करना है कि 0 टू 127 हमारी क्लास A है, 128 टू 191 हमारी क्लास B है, क्लास C है हमारी 192 टू 233, 223 आएगा यहाँ पे, यस 223। क्लास ये है हमारी 224 टू 239 और 240 टू 255 है हमारी क्लास E। इसमें हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप ये चेक कर सकते हो कि किस क्लास में ये हमारा लाई करता है। ये इसका भी आप स्नैपशॉट ले लीजिए। हाँ जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें करेंगे डेटाबेस से जो मेन टॉपिक्स हैं, मैं बस वो करवा रही हूँ जिनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एचटेट के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस हर साल आए हैं। अभी तक 5 बार एचटेट हुआ है, 5 बार इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो डेटाबेस का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी फॉर्म में आ जाए चाहे। अब नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि डेटाबेस है, डेटा हमारा टेबल्स की फॉर्म में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से स्टोर होता है, वो डेटाबेस होता है। इंस्टेड पहले हम फाइल्स में अपने डेटा को स्टोर करते थे पुराने टाइम में, अब हम फाइल्स में रिकॉर्ड को रखने की बजाय हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में हम एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। उस डेटाबेस में हम सारे रिकॉर्ड को सेव करते हैं। उस डेटाबेस में क्या हमारे ईजी डेटा को रिट्रीव करना, डिलीट करना, इंसर्शन करना, अपडेशन, मैनिपुलेशन, ये सब करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। अब उस डेटाबेस में क्या है कि हमारे डेटाबेस में चेंजेस भी कुछ हो सकते हैं, लाइक हमारा डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है, रिडंडेंसी भी हो सकती है। एक पर्सन रोज अपडेशंस करवा रहा है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को डेटाबेस को हैंडल कैसे करना है, उसकी टेक्निक को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। इट इज बेसिकली टू रिड्यूस एंड रिमूव रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? रेपिटेशन। एक डेटा जब बार बार आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम table. To remove and reduce redundancy from table is called normalization. अब नॉर्मलाइजेशन की हम हमारी नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ BCNF नॉर्मल फॉर्म, थर्ड के बाद BCNF आती है, BCNF के बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आती है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे इन नॉर्मल फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करना आना चाहिए। कैंडिडेट की जब तक हमें फाइंड आउट नहीं करनी आती डेटा से, तब तक हम डेटा को नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर सकते। अब कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए मैंने सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट हम कैसे करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हम मेन भी बोलते हैं, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा ये एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन R ABCDE, सपोज इसमें हमारी मेन कीज हैं, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी FD क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है AB to C, C to D, C belongs to D and B to EA, ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब हमने क्या करना है, पहले इसमें हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। कैंडिडेट की हम C.K से रिप्रेजेंट करेंगे। कैंडिडेट की हम सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम A से स्टार्ट करें। सपोज अगर हम A तो इंडिविजुअली है ही नहीं कहीं, तो A से हम नहीं स्टार्ट करेंगे, हम B है यहाँ पे, B से स्टार्ट करेंगे। B to EA तो हमारी डिपेंडेंसी गिवन है, तो हम B इटसेल्फ और EA हम राइट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद A भी आ गया, B भी आ गया। AB बिलोंग्स टू C हमें गिवन है, तो AB टू C भी हमने राइट कर लिया। एंड C बिलोंग्स टू D,
तो जब हमारी सारे रिलेशन की कीज ए बी सी डी ई सारी हमारी इस डिपेंडेंसी में आ जाएं तो दैट इज अ कैंडिडेट की, वो हमारी क्या बन जाती है, कैंडिडेट की। अगर सपोज अब हम ए बी को करके देखते हैं, ए बी को हम करके देखें, ए बी टू सी है और ए बी इटसेल्फ जिसकी हम फाइंड आउट करते हैं वो खुद से भी हो जाती है, उसके अंदर इंक्लूड ए बी, ठीक है। अब सी टू डी, सी टू डी हो गया। अब सी टू डी हो गया तो बी टू ई ए, ए भी हमारी कैंडिडेट की है। एक रिलेशन में मोर देन वन कैंडिडेट की एग्जिस्ट कर सकती है। कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कैंडिडेट की सी, सी टू सी इटसेल्फ डी, नो दिस इज नॉट अ कैंडिडेट की, आगे हम कर ही नहीं पा रहे हैं, दिस इज नॉट अ कैंडिडेट की। इसके बाद हमारा कोई इंडिविजुअल गिवन ही नहीं है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट की का हम एक और एग्जांपल चलो कर लेते हैं, कोई भी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं हम। एक रिलेशन गिवन है ए बी सी डी ई, ठीक है। हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है इसमें हमें गिवन, सपोज ए टू बी सी, बी सी गिवन है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा सी डी टू ई गिवन है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है बी टू डी, सपोज हम ले लेते हैं। और हम और फंक्शनल डिपेंडेंसी ई टू ए ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम ए को लेके चलेंगे। ए टू ए बी सी हो गया, बी टू डी है तो डी लिख लेंगे हम। अब सी और डी आ गया तो यहाँ ई भी आ जाएगा एंड ई टू अगेन बिलोंग्स टू ए, तो ए हमारी क्या है, ए इज अ कैंडिडेट की। इसमें हमारी कैंडिडेट की कौन कौन सी थी, कैंडिडेट की थी इसमें हमारी बी एंड ए बी, ठीक है। इस रिलेशन में क्या कैंडिडेट की होगी हमारी, ए कैंडिडेट की एग्जिस्ट करती है, राइट। अब हम क्या चेक करेंगे इसके बाद, बी को क्या चेक करेंगे, वेदर बी इज अ कैंडिडेट की और नॉट। बी टू डी एग्जिस्ट करता है हमारा, बी टू डी नो, दिस इज नॉट अ कैंडिडेट की। उसके बाद हम चेक करेंगे ई को, वेदर ई टू ए इज अ कैंडिडेट की और नॉट। ई अगेन ए टू बी सी एंड सी डी टू ई है हमारा, ई टू ए हो गया हमारा, ए टू बी सी हो गया हमारा, बी टू डी हो गया हमारा, और सी डी से हमारा क्या है, ई अगेन है, तो दिस इज अ कैंडिडेट की। ई इज अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को हम क्या करते हैं, क्लोजर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दिस इज अ क्लोजर सिंबल। सो हमारी ए क्लोजर है, ई क्लोजर है, दिस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट वी विल चेक अबाउट डी। डी को हम चेक करेंगे, क्या डी हमारी कैंडिडेट की है। डी से हम चेक करेंगे, डी से तो कोई रिलेशन ही नहीं है आगे, तो डी से तो हमारी कैंडिडेट की होगी नहीं। उसके बाद हम कौन सी कैंडिडेट की चेक करेंगे, हम ई चेक करेंगे, वेदर ई इज अ कैंडिडेट की और नॉट। ई तो हमने चेक कर ली है, तो इस रिलेशन में हमारी क्या मोर देन वन कैंडिडेट। सी डी भी चेक कर सकते हैं हम, सी डी इज अ कैंडिडेट की, सी डी ई हो गया, ई टू ए हो गया, ई टू ए हो गया, ए टू बी सी हो गया एंड सी डी टू ई हो गया, ई टू ए बी सी डी हो गया, दिस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। तो सी डी क्लोजर इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। तो इस फंक्शन में हमारी ये भी कैंडिडेट की। इस तरह से हम मोर देन वन कैंडिडेट की भी हो सकती हैं एक रिलेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन करने से पहले हमें सबसे पहले ये सारी कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अब हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम चेक करेंगे 1NF। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट वो नहीं होना चाहिए डेटा हमारा।
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए, रिलेशन आर शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आर रिलेशन में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। सपोज हम इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी। सीरियल नंबर है, ये हमारा प्राइमरी की है, प्राइमरी की का कंसेप्ट भी बताएंगे आपको, ठीक है। नेम है हमारा और कोर्स है, सपोज कोर्स में एनरोल है, ठीक है। 1 2 3 स्टूडेंट्स हैं, सपोज नेम है ABC और हमारा ये C कोर्स में है, C++ में भी एनरोल है, ये हमारा जावा में एनरोल है और ये हमारा जावा एंड पाइथन में एनरोल है सपोज, ठीक है। अब भाई यहाँ क्या है, यहाँ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो है कि एक पर्सन मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड है, ये नहीं होना चाहिए। अब इस रिलेशन को, दिस रिलेशन को हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे करना है, हमने सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में चेंज करना पड़ेगा इसको हमें। सपोज इसके लिए हमारा फर्स्ट NF में ये नहीं है, तो इसको फर्स्ट NF में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी वैल्यूड नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट NF, अ रिलेशन शुड नॉट कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अ रिलेशन शुड नॉट कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड नहीं होने चाहिए वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। शुड नॉट कंटेन, शुड नॉट कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके लिए हम अब इसको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा भाई सबसे पहले हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर 1 AC में। अगेन ए को मल्टी वैल्यूड मत करो, इसको हम सिंगल आइडेंटिटी कर देंगे। 3B स्टूडेंट हमारा जावा में ही एनरोल्ड था और इसके बाद हमारा C स्टूडेंट जावा और पाइथन में एनरोल्ड था। ठीक है भाई, ये हमारा जावा और पाइथन में एनरोल्ड। तो ये हमारा टेबल किस में हो गया, दिस टेबल इज इन फर्स्ट NF 1 NF। ये टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि इसमें कहीं भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं है, हमारे सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। A relation should not contain multi-valued attribute. R should not, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, not contain multi-value attributes, ठीक है भाई। इसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड NF, फॉर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या मेन टॉपिक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमारी रिलेशन शुड बी फर्स्ट, तो पहली बात तो है कि रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड, उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन होती है इट मस्ट बी इन फर्स्ट NF, फर्स्ट NF में होना चाहिए एक तो, और एक वो दूसरा इट शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज हमारी कैंडिडेट की है, सपोज हमारी कैंडिडेट की है AB, एग्जाम्पल कैंडिडेट की है हमारी AB, ठीक है। ये हमारी कैंडिडेट की है AB क्लोजर। A to C एंड B to C नहीं होना चाहिए। देन नॉट इन
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों रिलेशन क्या हैं, इसकी पार्शियल हो गए ना, पार्शियल इसके हाफ हाफ हो गए। कैंडिडेट की तो हमारी पूरी ए बी थी, या तो अगर रिलेशन ऐसे है ए बी बिलोंग्स टू सी देन दिस इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, बट यहाँ पे क्या है ए टू सी एंड बी टू सी, उसका हाफ पार्ट हो गया ना, पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, दिस इज नॉट अलाउड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये अलाउड नहीं है, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक और तरीके से कर रहे हैं, सपोज एक्स हमारी कैंडिडेट की है, ठीक है, ये पूरा हमारा सर्कल कैंडिडेट की है, ठीक है, इसका एक पार्ट है वाई, वाई बिलोंग्स टू एनीथिंग, वाई बिलोंग्स टू ए, ये कोई भी नॉन की है हमारी, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू ए ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर। कंप्लीट एक्स, कंप्लीट दिस बिलोंग्स टू दिस हो सकता है, बट दिस शुड नॉट बी देयर, दिस इज, अगर ऐसा है तो देन, ऐसा है तो देन द रिलेशन इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अगर ऐसा, ऐसी डिपेंडेंसी हमें गिवन है तो रिलेशन इज देयर इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आ गया। थर्ड आता है इसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि नॉन की टू नो, फर्स्ट तो पहली बात तो क्या है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए हमारे डेटा को सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। डेटा मस्ट बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इट मस्ट बी इन 2NF, ठीक है, सेकंड NF में होना चाहिए। सेकंड इसकी सेकंड, और जो सेकंड NF में है तो वो फर्स्ट NF में। ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद नॉन की टू नॉन की नहीं होना चाहिए, नॉन की नॉट अलाउड। अगर नॉन की टू नॉन की है तो हमारा डेटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये अलाउड नहीं है। इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि नॉन की टू नॉन की अलाउड है या, हाँ जी भाई, हम ये कर रहे थे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या कंडीशंस हैं, पहली बात तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड, इसमें नॉन की टू नॉन की नहीं होनी चाहिए। नॉन की टू नॉन की मतलब जो कि कैंडिडेट की के को बनाने में हेल्प नहीं कर रही, उसके अलावा दूसरी कीज टू अनदर की नहीं होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बी देयर। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सपोज एक्स हमारी कैंडिडेट की है और वाई नॉन की है, ए भी नॉन की है, तो वाई बिलोंग्स टू ए नहीं होनी चाहिए। y बिलोंग्स टू ए अलाउड कब है, अगर y हमारी कैंडिडेट की है या सुपर की है। ये दो कंडीशंस हैं, या तो y हमारी कैंडिडेट की है इटसेल्फ या सुपर की है, या फिर a शुड बी सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। ये हमारा a क्या होगा, सबसेट ऑफ कैंडिडेट की का होना चाहिए, नॉन की नहीं होनी चाहिए। क्या होता है देखो मैं बताती हूँ आपको, सपोज ए बी है, ए बी हमारी ABCD एक रिलेशन है, तो इसमें क्या है, ए बी अगर कैंडिडेट की है, ए बी कैंडिडेट की है तो सी और डी क्या है हमारी, ये नॉन की होगी, ठीक है। जो ए बी को बनाने में हेल्प नहीं कर रही, जो ए बी को बनाने में हेल्प नहीं कर रही, बची हुई कीज कौन सी हैं, सी और डी, तो सी और डी क्या है हमारी, नॉन की हैं, सी और डी हमारी क्या है, नॉन की हैं। अभी और क्लियर हो जाएगा आपको, और एग्जांपल्स करते हैं इसके। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक रिलेशन गिवन है आर ABCD, जिसमें हमें आर रिलेशन गिवन है, जिसमें हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए बी बिलोंग्स टू सी एंड सी बिलोंग्स टू डी। पहले तो हम इसकी कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे। कैंडिडेट की हमारी निकली ए बी क्लोजर, ये हमारी क्या है, इसकी कैंडिडेट की है, और इसके जो कैंडिडेट की को बनाने में जिसकी हेल्प से कैंडिडेट की बनती है वो होते हैं हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स। जिन एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हमारी कैंडिडेट की बनती है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स, और जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैंडिडेट की में नहीं होते उनको हम नॉन की भी बोल देते हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब सी नॉन की हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू डी, क्या ये, अब आप बताओ क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, ये तो नॉन की टू नॉन की हो गया, क्योंकि कैंडिडेट की तो हमारी ए बी थी, कैंडिडेट की तो हमारी ए बी थी, लेकिन ए बी के अलावा सी बिलोंग्स टू डी है, नॉन की टू नॉन की हो गया, दिस इज नॉट अलाउड इन
थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सो दिस इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये रिलेशन ऐसे आएगा क्वेश्चन, ये पूछा होगा आपसे कि इन विच नॉर्मल फॉर्म, ये किस नॉर्मल फॉर्म में फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज इन सेकेंड नॉर्म। अब थर्ड में तो है नहीं, अगर थर्ड में नहीं है तो इससे पिछले वाली में है, इसका मतलब सेकेंड नॉर्मल। हमें क्वेश्चन अगर आएगा सपोज, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तो पार्शियल डिपेंडेंसी पता चली जाएगी, उसके बाद हमने स्टार्टिंग ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म से करनी है हमेशा जाकर। पहले हम चेक करेंगे नॉन की टू नॉन की, नॉन की टू नॉन की, पहले हम कैंडिडेट की, फर्स्ट स्टेप क्या होता है नॉर्मलाइजेशन करने का, पहले हम क्या करेंगे कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे, कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म से हमेशा स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे नॉन की टू नॉन की चेक करेंगे, क्या नॉन की टू नॉन की है, अगर नॉन की टू नॉन की है तो वो इसका मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, फिर हमें उससे ऊपर वाली लेयर्स में BCNF में 4NF में जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे वहीं पे स्टॉप करके हम क्या करेंगे उससे पिछली NF में जाएंगे। तो अब थर्ड में नहीं है तो ये सेकंड में मिलेगी, हम सेकंड में ढूंढेंगे इसको। सेकंड में हम देखेंगे, सेकंड में क्या चेक करना था हमने, पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं है। अगर पार्शियल है तो इसका मतलब ये सेकंड में नहीं है, तो फिर बचा किस में, ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। फर्स्ट में फिर हम क्या चेक करेंगे इसकी कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है या नहीं है, एटॉमिसिटी इसमें है या नहीं है। अगर एटॉमिक वैल्यू है तो फर्स्ट में है, नहीं तो ये फर्स्ट में भी नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारा क्या है, अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल कर रहे थे, हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक और एग्जाम्पल। हमने एक रिलेशन ले लिया R, एग्जाम्पल 2 हम करते हैं, एक रिलेशन ले लिया R ABCD। ठीक है भाई, इसमें हमने क्या किया, फंक्शनल डिपेंडेंसी ले ली, AB बिलोंग्स टू CD, ये हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी इसकी हमने ले ली है। ठीक है, AB बिलोंग्स टू CD एंड D बिलोंग्स टू A। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे। कैंडिडेट की हमारी होगी, सबसे पहले हम देखेंगे कैंडिडेट की होगी हमारी AB क्लोजर से। AB क्लोजर से कैसे करेंगे, AB में AB तो आएगा ही, फिर हो जाएगा हमारा साथ में CD, तो AB हमारी कैंडिडेट की है, यस AB इज आर कैंडिडेट की। उसके बाद हम और कैंडिडेट की चेक करेंगे, क्या और हैं हमारे कैंडिडेट की। एक और आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि सपोज हमारे D बिलोंग्स टू A गिवन है और A भी हमारे कैंडिडेट की है, तो हमारी DB भी कैंडिडेट की होगी इस केस में। जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शनैलिटी है वो बिलोंग्स टू A है, तो वो खुद भी कैंडिडेट की होगी। आप करके देखो, अब D भी कैंडिडेट की है तो D बिलोंग्स टू A हो गया एंड DB इटसेल्फ होगी, तो AB क्या है, CD, अगेन ABCD दिस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। तो इस केस में हमारी 2 कैंडिडेट की हैं। कैंडिडेट की तो मैंने बताया आपको कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, कैंडिडेट की हमारी कितनी भी हो सकती है। जो मिनिमम कैंडिडेट की होती है, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट से जो कैंडिडेट की होती है उसको हम बनाते हैं प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। तो हम इसमें कैंडिडेट की कौन कौन सी हमारी, AB क्लोजर एंड DB क्लोजर। ठीक है भाई, अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या हमारा ये किस फंक्शनल डिपेंडेंसी में है। हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गए इसमें, प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की को बनाने में, जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हम प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो A, B एंड D हमारे हो गए प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा, इसमें C हो गया हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये रिलेशन D क्या नॉन की टू नॉन की है, इसमें नॉन की टू नॉन की है, इसमें नहीं, इसमें हमारा नॉन की टू D भी, क्योंकि हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नॉन की टू तो नॉन की तो नहीं है, D बिलोंग्स टू A दोनों प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये रिलेशन क्या है हमारा थर्ड NF में है। ठीक है, दिस रिलेशन इज देयर इन थर्ड NF। ठीक है, अगर हमारा सपोज यहाँ पे कुछ और होता, हमारा होता C बिलोंग्स टू A, तो C तो क्या है, नॉन की होगी, तो फिर ये हमारा थर्ड NF में नहीं होता। फिर हम चेक करते इसको अपनी सेकंड NF के लिए। सेकंड NF के लिए हमने क्या चेक करना था, पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी अगर ऐसे होता फिर कि B बिलोंग्स टू C,
तो क्या ये सेकेंड एनएफ में होता? नहीं, फिर हमारा ये सेकेंड एनएफ में भी नहीं होता, फिर हम इसको फर्दर फर्स्ट एनएफ के लिए चेक करते। अब हम ये रेस्ट्रिक्शन टेबल देख लेते हैं भाई, ये नोट कर लेना जिसको नोट करना है, ठीक है। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड हमारा होता है, सबसे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्टेड होता है वो होता है हमारा BCNF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद होता है, मैं अभी करवाती हूँ, BCNF के बाद होता है हमारा थर्ड NF, थर्ड NF के बाद होता है हमारा सेकेंड NF, और सबसे कम रेस्ट्रिक्टेड होता है हमारा 1 NF, ठीक है। अब हम करते हैं BCNF फोर्थ, ठीक है। अब हम करते हैं इसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आती है हमारी BCNF। BCNF की फुल फॉर्म होती है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। EF कोड साइंटिस्ट ने ये हमारी नॉर्मल फॉर्म स्टडी की थी, तो उसके नाम पे BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद आती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें, ठीक है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो हमारा ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन अलाउड थी कि ये Y बिलोंग्स टू A हो सकता है अगर Y सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, बट दिस कंडीशन इज नॉट अलाउड इन BCNF। ये इससे भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से भी दिस इज नॉट अलाउड इन। Y मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की इज अलाउड, बट दिस इज नॉट अलाउड। Y मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की ये अलाउड है, बट Y शुड बी, Y बिलोंग्स टू A और A शुड बी अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ये अलाउड नहीं है हमारा BCNF में, ठीक है भाई। ये हमारी कंडीशन होगी BCNF की। तो हमने ब्रीफ हमने ले लिया इसका नॉर्मलाइजेशन का, इसमें हमने BCNF तक किया है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए पहले, और नॉन की टू नॉन की अलाउड नहीं है। उसके बाद आता है हमारा BCNF में हमारा जो A शुड नॉट बी अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, Y बिलोंग्स टू A, Y शुड बी अ कैंडिडेट की और सुपर की, Y कैंडिडेट की या सुपर की हो सकती है, और A हमारा सबसेट हो सकता है कैंडिडेट की का। इस केस में देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिया था पहले, वो मैंने इरेज कर दिया। A हमारा सबसेट हो सकता था कैंडिडेट की का, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में थी, बट A शुड नॉट बी अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की और सुपर की, ये हमारी एक और रेस्ट्रिक्शन है जो कि हमारी BCNF में आ जाएगी। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में क्या कंडीशंस अलाउड हैं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में ऑलमोस्ट हर साल आता है, एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में से आ जाता है, या फॉल्ट पेज फॉल्ट वगैरह चेक करने वाले एल्गोज में से आ जाता है मोस्टली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम OS का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा जैसे लैपटॉप या सिस्टम होता है उसमें जो जैसे विंडोज़ होगी या लिनक्स यूनिक्स, ये सब हमारा जिस पे हम बेसिक जो सॉफ्टवेयर है जो हमारा हार्डवेयर को हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम से कनेक्ट करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कनेक्टिविटी बनाता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही हमारी सारी एप्लीकेशंस, हम सारे ये ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट सारा काम हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही कर पाते हैं, ठीक है। इट इज़ बेसिक टूल जो हमने पहले इंस्टॉल करना पड़ता है काम करने के लिए। तो अब इसमें CPU शेड्यूलिंग है। CPU क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कीबोर्ड बेसिक या आप देख लेना कंप्यूटर बेसिक्स का, मैं सिर्फ वो टॉपिक करवा रही हूँ जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग हम कैसे होती है, किस लिए CPU को शेड्यूल करते हैं। CPU शेड्यूलिंग हम कंप्यूटर की के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए हम शेड्यूलिंग करते हैं CPU की, कि ताकि जिस सपोज क्या होता है CPU शेड्यूलिंग, जैसे हम एक उसमें सॉफ्टवेयर पे हम अपना जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, साइड में हमारा मन किया हम सॉन्ग सुन ले,
तो हमने सॉन्ग स्टार्ट कर दिए। फिर हमारा साइड में हमें कोई मेल आई तो हमने मेल चेक करने के लिए अपना जीमेल ओपन कर लिया। फिर हमने नोटपैड में कुछ राइट करना था वो कर लिया। फिर हमने एक्सेल का कुछ करना था। साइमल्टेनियसली हमारा जो प्रोसेसर है 3-4 प्रोसेसेस कर रहा है। बीच में हमें कुछ प्रिंट आउट करना था तो हमारा हमने प्रिंटिंग के लिए कमांड दे दी प्रिंट एफ। तो इस तरह से हमारा जब सिस्टम साइमल्टेनियसली मल्टीपल काम करता है तो वो शेड्यूलिंग करके करता है। अब प्रोसेसर तो एक ही है, वो सारे काम कर रहा है, तो क्या करता है प्रोसेसर, जिसकी हायर प्रायोरिटी हो, जिस काम की प्रायोरिटी हायर हो उस काम को पहले प्रोसेसर असाइन हो जाता है। फिर वो जैसे प्रिंट आउट निकाल रहे हैं उतनी देर सीपीयू वेट नहीं करेगा कि जब तक प्रिंट आउट हो रहा है तो तब तक मैं आइडली बैठा हूं, नहीं। इन द मीन टाइम सीपीयू क्या है, दूसरा काम करेगा, स्विचिंग हो जाएगी सीपीयू की, ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से। इससे हमारी क्या है, कंप्यूटर की स्पीड भी एनहांस होगी और मल्टी प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक है वो यही होती है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए हम दो मेन वो हमारे पास होते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है भाई हमारी, प्रिमिटिव जब हम हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को रोक के पहले अपना काम करें, दैट इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है जब हमारा हायर जो प्रोसेस हमारा चल रहा है बस वही चलता रहे, उसको कोई प्रिम्प्ट ना कर पाए, उसको कोई रोक ना पाए, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारा हो जाएगा FCFS। FCFS क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहला आया है हमारा, पहले वही प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आया है वो सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारा एल्गो चलता है। सेकंड है हमारा FCFS के बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF जिसको बोलते हैं। फिर है हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन RR शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। फिर है हमारा इसके बाद राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बाद हमारा आ जाता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कि जिस प्रोसेस की हमें प्रायोरिटी पहले गिवन होगी, कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है उसको हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आता है राउंड रॉबिन। इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया हमारा, हो गया नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बाद शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी एल्गोरिदम होता है, ठीक है। ये हम 4 एल्गोरिदम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। इनमें अब क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है, ये बेसिक है हमारा, कि हमारा इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। हमारा इसमें पूछते हैं कि वेटिंग टाइम कितना है, कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। FCFS का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सबसे पहले। हमें इस तरह से गिवन होगा, प्रोसेसेस गिवन होंगे, प्रोसेस गिवन होंगे हमें P1 P2 P3। प्रोसेसेस की हमें क्या गिवन होगी, हमें अराइवल टाइम गिवन होगा और हमें बस टाइम गिवन होगा। अराइवल टाइम गिवन होगा हमें और हमें बस टाइम गिवन होगा, ठीक है। अराइवल टाइम सपोज इसका है 0, इसका है 1 और इसका है 2, और बस टाइम गिवन होगा हमें, ये हम कुछ भी ले लेते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए इसका क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा होगा, व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, या एवरेज वेटिंग टाइम भी आ जाता है समटाइम्स, और नहीं, एंड फाइंड द व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, ठीक है। टर्न अराउंड क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम। ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा होता है प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम। माइनस प्रोसेस
सबमिशन टाइम, ठीक है। इसके बाद सेकंड होता है हमारा वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम भी होता है। by a process in ready queue, ठीक है। थर्ड होता है हमारा वेटिंग टाइम, थर्ड हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा, ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया। अभी हम यही दो लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं इसका, वो इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस P1 आया, किस टाइम पे, 0 टाइम पे प्रोसेस P1 आया, ठीक है। कितनी देर चला इसका, बस क्योंकि ये हमारा FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आया वो पहले सर्व होगा, तो ये हमारा 5 सेकेंड्स के लिए चला हमारा प्रोसेस P1 जो है हमारा, वो 5 सेकेंड्स के लिए चला। फिर हमारा इसके बाद आया प्रोसेस P2, ठीक है, रेडी सेकेंड नंबर पे, वो 1 सेकेंड के लिए चला, तो 6 के लिए चल गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आया इसके बाद हमारा प्रोसेस P3, वो हमारा 2 सेकेंड के लिए चला, वो हमारा टिल 8 तक चला। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा इसका, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा हो जाएगा इसका प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम था 5 माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम था 2, प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम था 6 माइनस सबमिशन टाइम था 5, प्रोसेस 3 का कंप्लीशन टाइम था 8 माइनस सबमिशन टाइम हो गया 6, डिवाइडेड बाय एवरेज निकालनी है तो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम हो गया हमारा 8 माइनस 2। तो देखो 8 माइनस एवरेज हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम, सबमिशन टाइम तो हमारा यहाँ पे हो गया ना प्रोसेस, ये हमारा 0 पे आया, ये हमारा 1 पे आ गया था, और ये हमारा प्रोसेस 2 पे। अराइवल टाइम क्योंकि हमें गिवन है ना, टाइम गिवन है तो वहीं से देख के कर दो डायरेक्ट, तो डिवाइड बाय 3 ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 16/3, 5 प्लस 5 प्लस 6/3, 16/3 5.33, ठीक है भाई। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन रेडी क्यू। अब प्रोसेस P1 तो 0 पे आया, 0 पे मिल गया, इसने तो कुछ वेट ही नहीं किया। 2 हमारा 1 पे आ गया था, लेकिन प्रोसेस मिला 5 पे, इसको 5 सेकेंड्स के बाद, तो 5 माइनस 1, इसको 4 सेकेंड्स के लिए वेट करना पड़ा प्रोसेस P2 को, और प्रोसेस P3 हमारा आया तो 2 सेकेंड पे आ गया था, 2 सेकेंड के बाद आ गया था, लेकिन इसको प्रोसेस हमारा CPU कब मिला इसको, 6 सेकेंड्स के बाद, तो इसने 4 सेकेंड के लिए इसने वेट किया, 6 माइनस 2/3, एवरेज निकालना है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एवरेज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करेंगे, 4 प्लस 4/3, तो ये हमारा हो गया 2.6, ठीक है भाई। ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया, किस केस में, FCFS में। सेकंड अब हम करेंगे SJF, इसी का कर लेंगे SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। SJF का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे हम, जिसकी शॉर्टेस्ट जॉब है उसको हम पहले CPU देंगे। सबसे पहले हमें P1 ही आया है हमारा, अराइवल टाइम कितना है, P1 आया सबसे पहले 0 पे, फिर इसका टाइम कितना 1 सेकेंड के लिए चला है, 0 to 1, और इसका टाइम रह गया 4, फिर हमारा 1 सेकेंड के बाद हमारा प्रोसेस P2 आ गया, P2 कितना चला, 1 सेकेंड ही था इसका बस टाइम, तो ये हमारा 2 तक ये चला। फिर इसके बाद हमारा 2 सेकेंड्स के बाद प्रोसेस आ गया P3, और ये हमारा
चला 2 सेकंड के लिए 4 तक, ये हमारा प्रोसेस P3 चल गया। इसके बाद हमें मिला फिर से प्रोसेस P1, रिमेनिंग टाइम था जिसका 4 सेकंड, 4 और 4 8 तक हमारा चलेगा प्रोसेस P1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा इसका, हमारा हो जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम इसका हो जाएगा प्रोसेस कंप्लीशन माइनस प्रोसेस सबमिशन। प्रोसेस कंप्लीशन हुआ फर्स्ट का 8 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीशन हुआ 8 के बाद, आया था ये हमारा 0 पे, ठीक है, प्लस P2 प्रोसेस है हमारा आया था 2 माइनस प्रोसेस कंप्लीशन माइनस प्रोसेस सबमिशन, और थर्ड जो हमारा है वो आ गया 4 माइनस 2/3। तो हमारा ये हो जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 11/3 एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, प्रोसेस स्पेंड बाय द टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू में कितनी देर उसने वेट किया। अब अराइवल टाइम आ तो गया था ये 0 पे और मिल भी गया था 0 पे, लेकिन यहाँ के लिए तो टाइम बचा ना, तो टोटल वेटिंग कितनी देर इसने वेट किया, 4 सेकंड्स के लिए वेट किया और 1 के लिए असाइन हो गया, तो 4 माइनस 1, ठीक है। प्रोसेस P2 आया था 1 पे मिल गया था और पूरा एग्जीक्यूट भी हो गया था कंप्लीटली, तो इसने तो कुछ वेट ही नहीं किया। प्रोसेस P3 ने हमारा ये आया था 2 सेकंड्स के बाद और 2 पे ही मिल गया था, इसको पूरा एग्जीक्यूट हो गया था, तो इसने भी कुछ वेट नहीं किया, अपॉन 3, तो 4 माइनस 1 दिस विल बी 3/3। तो एवरेज वेटिंग टाइम इसका क्या हो गया, 1। उसका एवरेज वेटिंग टाइम 1 हो गया। SJF के बाद हम थर्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कर लेते हैं अपना, ये आप नोट कर लीजिए। थर्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम इसके बाद क्विक करेंगे। थर्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम इसके बाद कर लेते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। इसमें भाई हमें ना प्रायोरिटी भी गिवन होगी, इसके साथ साथ प्रोसेसेस के अराइवल और बर्स्ट टाइम के साथ साथ हमें प्रायोरिटी भी गिवन होगी, तो ये हम दोबारा से नोट कर लेते हैं। प्रायोरिटी भी गिवन होगी इसमें हमें, इसके लिए हम प्रोसेसेस ले लेते हैं, 4 प्रोसेसेस ले लेते हैं, P1, P2, P3 एंड P4। इसका अराइवल टाइम हमें गिवन है 'ठीक है, और इसकी हमें प्रायोरिटी गिवन है क्योंकि ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, तो इसकी अब 5 क्या है, हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। 5 हमारी क्या है, 5 हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी है। 1 नंबर 1 से करें, 1 सबकी सबसे हाई प्रायोरिटी होगी सेकंड नंबर पे, उसके बाद तो हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। 4 प्रोसेसेस हैं, 3 और 1 लगा लेते हैं इसकी, ठीक है। इसकी हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है भाई, इसकी हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो कैलकुलेट करना है हमने इस केस में भी एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो फर्स्ट हम सबसे पहले करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। इसके लिए हम अपना चार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस P1 हमारा 0 पे आया, प्रोसेस P1 क्योंकि ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, तो क्या हम P1 को लेंगे इसमें, नहीं, हम लेंगे सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को, तो हम लेंगे प्रोसेस P4 को, बट P4 तो अभी आया ही नहीं है। अभी P4 तो आएगा ही 3 सेकंड्स के बाद, P4 तो 1 सेकंड के बाद आएगा ही नहीं ना, P4 हमारा 3 सेकंड्स के बाद, तो तब तक तो हमें जो आए हुए हैं उन्हीं में से हाईएस्ट प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। तो 0 सेकंड पे तो कुछ और कोई और आया ही नहीं, हमारे पास अवेलेबल ही P1 है, तो इसलिए हमें P1 को चलाना पड़ेगा 0 to 1। 1 के बाद हमारा क्या है, इसका तो बस टाइम रह गया, इसका बस टाइम हमारे ये गिवन है, सॉरी, इसका बस टाइम रह गया 5 और P2 प्रोसेस असाइन हो जाएगा। P2 हमें असाइन हुआ, 1 सेकंड के बाद P2 आ गया और P2 हमारा कितनी देर के लिए चलेगा, P2 हमारा 2 सेकंड्स के लिए चलेगा, तो 1 2 + 1 3। अब उसके बाद 2 पे कोई नहीं आया, इसलिए हमारा P2 कंटिन्यू रहा, ठीक है। उसके बाद 3 सेकंड्स के बाद हमारा आ गया P3 और P4 भी 3 सेकंड के बाद आ गया, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, किसकी है, हमारी
P4 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो अब हम लेंगे P4, और P4 हमारा कितनी देर के लिए चला है? P4 हमारा चलेगा, बस टाइम है इसका 2, तो हमारा 5 सेकेंड तक हमारा चलेगा P4 हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। P4 के बाद फिर अब बताओ कौन सा आएगा? P4 के बाद हमारा बस टाइम 1 है इसका, और प्रायोरिटी हाई किसकी है? 4, 3 और 5 में से सबसे पहले 3 की है, तो P3 की बारी आएगी। ठीक है, P3 की बारी आएगी, तो इसमें P4 के बाद P3। अब P3 का हमारा बस टाइम कितना था? 1 था, तो ये 6 तक ये चलेगा। ठीक है, इसके बाद बचा हमारा P1 और P2। तो P1 की हमारी प्रायोरिटी, P2 की प्रायोरिटी हायर है, P1 की सबसे लोवेस्ट है, 5 है, तो हमारा अब चलेगा P2 हमारा पहले भी चल चुका था 1 सेकेंड के लिए, इसका बस टाइम है 2, तो 1 सेकेंड के लिए अब चलेगा ये। ठीक है, P2 हमारा 1 सेकेंड के लिए अब चलेगा। टू है ना इसका बस टाइम, हाँ। और फिर लास्ट में हमारा P1 5 सेकेंड के लिए P1 चलेगा। 7 + 5 इट विल बी 11। ठीक है, तो इसका अब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। ठीक है, अरे P2 तो हमारा पहले ही चल चुका था कंप्लीट, वही मैं देख रही थी। P2 2 सेकेंड के लिए पहले ही चल चुका था, तो यहाँ पे हमारा 6 के बाद 11 तक हमारा चलेगा P1, राइट। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम इसका फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा इसका? हमारा P1 हो जाएगा हमारा सबसे पहले एवरेज प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम, 11 माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम, इसका क्या हो जाएगा हमारा? 0। इसके बाद हमारा आ जाएगा P2 प्रोसेस, P2 हो जाएगा 3 माइनस 1, एंड P3 हो जाएगा हमारा प्रोसेस कंप्लीशन टाइम है 6 और प्रोसेस अराइवल है हमारा 3, और P4 हो जाएगा प्रोसेस कंप्लीशन है हमारा 5 और प्रोसेस अराइवल है 3/4 प्रोसेसेस हैं, तो हम एवरेज इसकी 4 हैं कि 5 हैं, प्रोसेसेस हमारे 4 हैं, तो इसके लिए हम एवरेज लेंगे 4। तो हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा इस तरह से फाइंड आउट हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा इसका। एवरेज वेटिंग टाइम इसका होगा 1.7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम का कैलकुलेट करेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज ये टर्न अराउंड ही टाइम था। ठीक है, वेटिंग टाइम तो क्या होता है? टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन द रेडी क्यू, एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम फर्स्ट ने कितनी देर वेट किया भाई? फर्स्ट ने 1 सेकेंड 0 पे इसको मिल गया था, यहाँ 6 माइनस 1 5 के लिए इसने वेट किया। सेकंड प्रोसेस P2 1 पे सेकंड पे आया था और 1 पे इसको प्रोसेसर मिल गया, तो 0 सेकंड के लिए वेट किया। थर्ड इसने 3 सेकंड्स के बाद आया था और ये हमें इसको प्रोसेसर मिल गया था, इसने वेट कितनी देर किया? 5 पे मिला, तो 5 माइनस 3। ठीक है, और प्रोसेस P4 हमारा आया था 3 पे और 3 पे इसको मिल गया था, तो ये भी इसने भी वेट नहीं किया, तो ये हो जाएगा 5 + 2 प्लस यहाँ पे इसने 6 के लिए वेट किया था, 5 प्लस P1 P2 P3 P4, बस ये हो गया ना 0/4 7/4 इसका आंसर आ जाता है 1.7। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम, राइट। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हम प्रायोरिटी के बेस पे हम अपना एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करते हैं। लास्ट रह जाता है हमारा, इसके बाद आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या करते हैं भाई? हम
शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, हमें टाइम क्वांटम गिवन होगा इसमें कि कितने फिक्स टाइम तक एक प्रोसेस हमारा चलेगा, कितने फिक्स टाइम तक हमारा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक और प्रॉब्लम आ जाती है स्टारवेशन की, कि जिस प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी है वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक बात और बता देती हूँ मैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रायोरिटी में जिस प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी है बार बार उसकी टर्न आती रहती है, जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं वो तो वेट करते रह जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको एजिंग टेक्निक बोलते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, दिस इज अ प्रॉब्लम। स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत देर तक प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट करते रहते हैं, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को टर्न ही नहीं मिलती, और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस बार बार प्रोसेसर उन्हीं को असाइन होता रहता है, तो स्टारवेशन हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, एजिंग की टेक्निक से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा एल्गो आता है इसके बाद, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फोर्थ आता है हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, राउंड रॉबिन में क्या होता है, फिक्स टाइम क्वांटम हमें गिवन होता है किसी का, जैसे कि हमें 4 सेकेंड्स गिवन है कि भाई हर 4 सेकेंड्स के बाद प्रोसेस हमारा स्विच होगा, ये हमें गिवन है। राउंड रॉबिन में हमें टाइम क्वांटम फिक्स गिवन होता है। इन एवरी प्रोसेस हैव ए फिक्स टाइम क्वांटम, OS कैन असाइन द फिक्स टाइम क्वांटम टू ईच प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नोट करते हैं। हमें सपोज 3 प्रोसेसेस गिवन है, P1, P2, P3। क्वेश्चन आएगा, राउंड रॉबिन का टाइम क्वांटम गिवन है, टाइम क्वांटम गिवन है हमें 4 सेकेंड्स का, और हमें इसका भी फाइंड आउट करना है, फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके प्रोसेसेस हमें क्वेश्चन गिवन हुआ है, सपोज P1, P2 एंड P3, 3 प्रोसेसेस सपोज हमें गिवन है। ठीक है, उनका बर्स्ट टाइम हमें कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है। बर्स्ट टाइम हमारा फॉर प्रोसेस P1 गिवन है 3 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो उस चार्ट में सबसे पहले हमारा क्या है, टाइम क्वांटम गिवन है, तो प्रोसेस P1 चलेगा 4 सेकेंड के लिए, 0 to 4। ठीक है, अब इसमें क्या 4 सेकंड के, तो 4 के बाद प्रोसेसर स्विच होना ही होना है, सेकंड प्रोसेस को मिलना ही मिलना है CPU। तो P2 चला, अब P2 का बस टाइम ही 3 है, तो 3 तक चलेगा, 7 तक चलेगा। ठीक है, फिर टर्न आई P3 की, 10 तक चलेगा क्योंकि इसका भी बस टाइम हमें गिवन है। फिर आई बारी P1 की, 14 तक, फिर P1 हमारा चलेगा 18 तक, फिर P1 हमारा चलेगा क्योंकि अब P1 ही बच गया, इन दोनों की तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारा P1 ही बचा है। तो P1 हमारा 18 और 4 22, 0 to 4 चल गया था ये हमारा, और 22, 26 और 30 तक 24 सेकेंड के लिए 4 यहाँ चला, 4 to the 8। ठीक है, राइट। ठीक है, अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो पहले हम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम P1 ने कितनी देर वेट किया है, यहाँ पे 0 पे आया था, आते उसको प्रोसेसर मिल गया था। उसके बाद P1 ने हमारा यहाँ पे 10 - 4 P2 ने कितनी देर वेट किया है, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम P2 का फाइंड आउट करें तो 4 - 0, इसने तो वेट ही नहीं किया, 4 पे इसको P2 हमारा मिल गया था। फिर हमारा P3 7 - 0 अपॉन 3, तो 6 + 4 + 7 अपॉन 3 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा इसका 70। ठीक है, या फिर हमारा डायरेक्ट हमें सिंपल वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना हो तो डिवाइडेड बाय 3 हम नहीं करेंगे। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया इसका, हमारा 17 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके साथ हमारे भैया शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डन हो गए हैं। हमने कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किए हैं, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
FCFS का मतलब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आया पहले CPU उसी को असाइन होगा, उसका पूरा काम हो जाएगा, फिर सेकंड प्रोसेसर को असाइन होगा। उसके बाद हमने FCFS के बाद किया हमने सेकंड नंबर पे हमने किया था शॉर्टेस्ट जॉब किया था। कौन सा किया था हमने सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे हमने शॉर्टेस्ट जॉब किया था कि जिसका बर्स्ट टाइम सब उसके बाद कम रह जाता है, जिसकी जॉब स्मॉल है, छोटी है, उसको CPU अलॉट होता रहेगा। ठीक है, SGF किया था। SGF के बाद हमने किया था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी जिसकी हाई प्रायोरिटी गिवन होगी हमें टेबल में, जिसकी हाई प्रायोरिटी है उसको प्रोसेसर असाइन हो जाएगा पहले। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बाद हमने लास्ट में किया था राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें हमें टाइम क्वांटम गिवन होगा, उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के बाद प्रोसेसर अपने आप को स्विच करता रहेगा नेक्स्ट प्रोसेस पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।